हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एएसवाई स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के सामाजिक विज्ञान आल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, गेस्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस प्रकार की सरकार की स्थापना की गई थी? मतलब कि फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसके दौरान किस प्रकार की सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष सिविल कोड लागू किया था? मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष सिविल कोड लागू किया था? तो 1804 ईस्वी में लागू किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1804 ईस्वी में लागू किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1815 में विनया संधि का उद्देश्य क्या था? 1815 में विनया संधि का उद्देश्य यूरोप में राजशाही को पुनः स्थापित करना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में राजशाही को पुनः स्थापित करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? काउर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? काउर के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? यंग इटली संगठन की स्थापना जूसेप्पे मेस्सीनी ने की थी। किसने की थी? जूसेप्पे मेस्सीनी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावित करता है? यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को सबसे कौन कौन सा तत्व अधिक प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत और इतिहास। क्या हो जाएगा? संस्कृत और इतिहास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? जर्मनी का एकीकरण ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूरे 60 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन देख लिए आप तो आपके एग्जाम में 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो ये 20 नंबर आपका आज पूरा होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण था फ्रांसीसी क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 19वीं सदी के यूरोप में कौन सा वर्ग राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा समर्थक था? 19वीं सदी के यूरोप में कौन सा वर्ग राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा समर्थक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग था? मध्यम वर्ग था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में हुई थी। ये 85 लिखा है ना कि ठीक है, 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के द्वारा किसके द्वारा किया गया था? मतलब कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1919 का रॉलेट एक्ट किससे संबंधित था? मतलब कि 1919 का रॉलेट एक्ट किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक गतिविधियों का प्रतिबंध से संबंधित था। किससे संबंधित था? राजनीतिक गतिविधियों और प्रतिबंध से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर, गांधी जी ने 1919 में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो गांधी जी ने 1919 में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। किसकी? असहयोग आंदोलन। 1919 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा किस उद्देश्य पर की गई थी? मतलब कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा किस उद्देश्य पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून का विरोध करने के लिए वो दांडी यात्रा शुरू किए थे। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? 1922 ईस्वी में लिया था। कब लिया था? 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्वदेशी का बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी का बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब उठाई गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब उठाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार उठाई गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन है ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? संसाधनों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर आधारों पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जल अपरदन का प्रमुख कारण कौन सा है? भारत में जल अपरदन का प्रमुख कारण वनों की कटाई है। ठीक है, वनों की कटाई ज़्यादा होने के कारण इसका कारण प्रहार दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार के संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? किस प्रकार के संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मिट्टी के संरक्षक की कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? भारत में मिट्टी के संरक्षक की कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पहला नवीकरणीय, सीढ़ी नुमा खेती, खेतों में मेड़बंदी, ये सब खेतियाँ की जाती हैं। ठीक है, भारत में। ठीक है, मिट्टी के संरक्षक के लिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर पूरा हो जाएगा उपरोक्त में सभी। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो नदियां होती हैं उसमें पाई जाती हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैक साइल को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक साइल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो भारत में काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है भारत में कपास की खेती के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए? भारत में कितने प्रतिशत मतलब कि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33%। 33% होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ मृदा जो नदियों के किनारे मिट्टी पाई जाती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में मतलब कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सवाना वन किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? सवाना वन किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं। किस जलवायु पाए जाते हैं? शुष्क जलवायु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना। क्या था? जैव विविधता का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में, भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। किस में स्थित है? केरल में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय वनों को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? भारतीय वनों को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो 7 प्रकारों में विभाजित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। किस में स्थित है? गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में सबसे बड़ी मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सबसे बड़ी मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पर चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन वनों की रक्षा करने के लिए संबंधित था। चिपको आंदोलन जो था वो वनों की रक्षा करने, वन ज़्यादा कटा रहे थे ना, तो इसीलिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में पहले हुई थी। कब हुई थी? किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में, औद्योगिक क्रांति किस सदी से शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी से शुरू हुई थी। किस सदी से शुरू हुई थी? 18वीं सदी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। औद्योगिकीकरण से पहले उत्पादन प्रणाली किस पर आधारित थी? मतलब कि औद्योगिकीकरण से पहले उत्पादन प्रणाली किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू उत्पादन पर। किस पर आधारित थी? घरेलू उत्पादन पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण कृषि क्रांति, व्यापारिक साम्राज्यवाद, संसाधनों की उपलब्धता, ये तीनों था। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। कपास मिलों का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? मतलब कि कपास मिलों का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। औद्योगिक क्रांति के दौरान श्रमिकों की स्थिति कैसी थी? औद्योगिक क्रांति के दौरान श्रमिकों की स्थिति खराब थी। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खराब थी श्रमिकों की स्थिति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। औद्योगिकीकरण के दौरान श्रमिकों को अपनी समस्याओं का समाधान के लिए क्या किया गया था? तो औद्योगिकीकरण के दौरान श्रमिकों को अपनी समस्याओं का समाधान उपरोक्त सभी, मतलब कि हड़तालें की, यूनियन बनाई, विद्रोह किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। औद्योगिकीकरण के कारण कौन सा वर्ग विकसित हुआ था? मतलब कि औद्योगिकीकरण के कारण कौन सा वर्ग विकसित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग विकसित हुआ था। कौन सा वर्ग विकसित हुआ था? मध्यम वर्ग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। भारत में रेलवे का विकास किस उद्देश्य पर किया गया था? तो भारत में रेलवे का विकास ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। भूमंडली का क्या अर्थ है? भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जुड़ाव का। मतलब कि इसका अर्थ क्या था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति और राजनीतिक जुड़ाव का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52।
19वीं सदी में सबसे अधिक उपनिवेश किस देश के पास थे? 19वीं सदी में सबसे अधिक उपनिवेश किस देश के पास थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल के पास। किस देश के पास थे? पुर्तगाल के पास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। सिल्क रूट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सिल्क रूट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए। किसके लिए किया जाता है? रेशम और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 1860 के दशक में भारत से सबसे अधिक निर्यात किस वस्तु का होता था? मतलब कि 1860 के दशक में भारत में सबसे अधिक निर्यात, आयात, आयात मतलब कि खरीदा जाता था, निर्यात मतलब बेचा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास का। कपास बेचता था भारत मतलब कि सबसे अधिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अमेरिका में दास प्रथा कब समाप्त हुई थी? अमेरिका में दास प्रथा कब समाप्त हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में समाप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा? मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन मतलब कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में। कब शुरू हुई थी? 1929 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1944 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 1944 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद कौन सा संगठन बना? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद कौन सा संगठन बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक और IMF। कौन बना? विश्व बैंक और IMF बना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। WTO विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या था? WTO विश्व व्यापार संगठन देश का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करना है। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की PDF। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।